an economy that is growing at 7.9% or 8%, you can have your pick, can well afford the current level of current account deficit and trade deficit. So the IMF says, you talked about the GDP growth being 8%. IMF in its forecast has said that 6.9 is... Sorry, you're reading it wrong. 7.9 for the current year. 7.9, sorry. Yes, there's a big difference between 7.9 and 6.9. The range by the various agencies like the Economic Council is definitely below 8%. I am not commenting on ranges. My assessment is that we will grow close to 8%. IMF today has said it may not be 8%, it will be 7.9. Fine, that's why I told your friend, have your pick, it could be 7.9, it could be 8. It will still make India the second fastest growing economy in the world. It will also be twice the growth rate of the world's economy. More than twice, in fact. Yes, last question, please. An appropriate level for the rupee is the appropriate level it finds. Thank you. Thank you very much. The copies will be distributed. Prabha, could you distribute the copies, please? तो दुनिया भर के बीमार बाजारों से जो कमजोरी भारतीय बाजारों में आई है उसी पर सफाई देते हुए वित्त मंत्री उन्होंने ये बार बार भरोसा दिलाया कि हमारे बाजार, हमारी इकोनॉमी बेहतर हालत में है, निवेशकों को किसी तरह घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे बैंक बेहतर स्थिति में है, मजबूत उनकी बैलेंस शीट यहाँ पे बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दुनिया भर के नॉर्म से भी बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कुछ इशारे भी दिए कि लिक्विडिटी की जो स्थिति है अभी कुछ चिंताजनक है और आगे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। और ईसीबी के बारे में उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को लेकर भी कुछ नियमों में बदलाव हो सकता है। हालांकि निवेशकों को उन्होंने बार बार कहा कि आप जो भी फैसला ले इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए, सब कुछ जानकारी के बाद ही आप कोई फैसला ले। और अब सीधे चलते हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट प्रदीप पंड्या के पास, उनसे इस पर कुछ और जानकारी लेते हैं। प्रदीप, आपने सुना वित्त मंत्री ने पूरा क्या कहा, वित्त मंत्री ने जो सफाई दी है उसका क्या मतलब निकाला जाए? उम्मीद की जा रही थी कि कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकती है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ होता हुआ नहीं दिखा। जी हाँ, अगर आप देखें तो साफ तौर पे वित्त मंत्री ने केवल इतना ही कहा कि इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी हो रही है, 8% के आसपास ग्रोथ बरकरार रहेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कुछ आंकड़े उन्होंने दिए और इसके अलावा एक आश्वासन दिया कि बैंकिंग सिस्टम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी डिपॉजिटर का पैसा हरगिज़ खतरे में नहीं आएगा, हमारे देश के किसी बैंक पर कोई असर नहीं है। ये बात वो पहले भी बोल चुके हैं, तो साफ तौर पे कोई घोषणा नहीं हुई। अगर आप इसको देखें पिछले दिनों जो कुछ अमेरिका में हम देखते आए हैं तो ये भाषण कुछ ऐसा था जैसे कि अक्सर प्रेसिडेंट बुश वहाँ पे एक भाषण देते हैं, लेकिन जब वही बेन बर्नांकी या हैंक पॉल्सन की ओर से कोई बयान आता है तो बाजार, इन्वेस्टर्स, बैंक्स उसको कहीं करीब से सुनते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ संकेत छिपे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई संकेत हरगिज़ नहीं मिला। केवल एक लाइन अगर हम पढ़ पाएँ तो इसमें ये इन्होंने ज़रूर कहा कि लिक्विडिटी इनकी प्रायोरिटी है, और लिक्विडिटी अगर प्रायोरिटी है तो उसका एक ही मतलब निकाला जा सकता है और वो ये कि जैसे एक बार CRR घटा है, आगे भी हमने RBI को कह दिया है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप और CRR घटाइए और इंटरेस्ट रेट घटाइए जैसी आपको ज़रूरत हो। और फिलहाल महंगाई जो है वो टॉप ऑफ द माइंड नहीं है, ठीक है महंगाई भी एक फ़िक्र रही है, लेकिन अब फिलहाल हमें चिंता ग्रोथ की है। तो लिक्विडिटी पर आप अपना जो हाथ है वो ढीला कर सकते हैं और थोड़े और रेट घटा सकते हैं या CRR घटा सकते हैं। ये एक संकेत उन्होंने दिया है कुल मिलाकर। जी प्रदीप, हमारे साथ NIPFP की सीनियर फेलो इला पटनायक भी है। इला, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार बार बार कह रही है कि वो लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए हर कदम उठाएगी, उसके पास आखिर रास्ता क्या है? देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात कही फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो ये कि रुपी जो अपनी लेवल ले पाएगा, वो लेवल जो लेवल मार्केट डिटरमिन करेगी, वो लेवल उसकी हेलो, हाँ जी बताइए। वो लेवल उसकी सही लेवल होगी, जिसका ये मतलब होता है कि कई दिनों से लिक्विडिटी क्रंच इस वजह से भी हो रहा था क्योंकि RBI डॉलर सेल करके और लिक्विडिटी जिस वजह से सक आउट होती है, क्योंकि जब भी वो डॉलर सेल करती है रुपी को डेप्रिशिएट होने से प्रिवेंट करने के लिए, तो हर $1 बिलियन पे 4,500 करोड़ रुपए या अब तो 4,800 करोड़ रुपए सिस्टम से बाहर आ जाते हैं। तो अगर वो दो चीज कर सकती है, एक तो कि वो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर वो रुपी को अपनी लेवल लेने दे तो मतलब डेप्रिशिएट करने दे और वो अगर डॉलर्स ना बेचे तो सिस्टम में लिक्विडिटी का उतना क्रंच नहीं आएगा। दूसरी बात उससे ये निकल के आती है उनके स्टेटमेंट से कि अगर आता भी है तो अगर कुछ हद तक RBI डिसाइड करता है और इंटरवीन भी करता है
वॉलेटिलिटी को रुपये की कंट्रोल करने के लिए। तो उसके बाद उससे जो लिक्विडिटी क्रंच आता है, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि डॉलर से सेल हो रहे थे और लिक्विडिटी आया, तब वो सीआरआर कट कर सकती है या और स्टेप्स ले सकती है। कई और स्टेप्स है, एमएसएस बॉन्ड्स का कर सकते हैं, एसएलआर को कम कर सकते हैं, वो स्टेप्स ले सकती है लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए। इसमें ये मतलब ये निकल के आता है कि इस समय फोकस जो है वो लिक्विडिटी पे होगा, ग्रोथ पे होगा, और मेरे हिसाब से ये सही फोकस है, क्योंकि इस समय वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी इला जी, और हमारे साथ अभी सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया भी मौजूद है। संजय जी, आपने सुना बीच लगातार वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सब कुछ स्थिति बेहतर है यहाँ पर, लेकिन अब तक जो कदम उठाए गए हैं उनका कोई असर यहाँ पर हमें नहीं दिखा है, तो अब सरकार के पास क्या रास्ता है? दरअसल मुझे जो इम्प्रेशन है वो मैं बता रहा हूं, उसके बाद दरअसल मैं इला जी से सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे लग रहा है सरकार जब ये चिदम्बरम ने कहा है कि स्विफ्टली कदम उठाएंगे और लिक्विडिटी को हैंडल करना है, तो अब बाजार में बहुत सारा पैसा झोंकना है, उसके तरीके क्या होंगे, स्पेसिफिक तरीके, उस पर जैसा अभी इला जी ने कहा वही होंगे कि बाजार में पैसा और डालने का तरीका निकालें, एमएसएस का तरीका निकालें, उसके लिए सीआरआर रेट और कम कर दें। ये इला जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगी, लेकिन उसके पहले मैं इतना जोड़ना चाहूंगा कि अभी चूंकि बाजार में बहुत सारा रोकड़ा चाहिए, इसके लिए एनआरआई डिपॉजिट पर इंटरेस्ट का कैप हटाने की जरूरत होगी, उनसे जो पूछताछ होती है उसको हटाना एक अच्छा कदम हो सकता है। एफआईआईज को सरकारी बॉन्ड क्यों न खरीदने दें, ये एक कदम होना चाहिए। इस वक्त जो हमको खबर मिल रही है, नॉर्थ ब्लॉक में जो चर्चाएं हैं, जो आरबीआई से बातचीत हो रही है, जो सेबी से बातचीत हो रही है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से, बहुत जल्दी, यानी अगले 1, 2, 3 दिनों के अंदर आप लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि रिजर्व बैंक के लेवल पर कुछ कदम उठाए जाएंगे, बाजार में और पैसा आए और निवेश के जरिए आ सके, इसके लिए कुछ और कदम उठाए जाएंगे। इन्फ्लेशन की चिंता फिलहाल सरकार नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। इला जी, आप जरा हमारी बात पर अगर कुछ गलत कह रहे हो तो उसको समझाने की कोशिश करिए। आप मानती हैं कि इन्फ्लेशन को रोकना और इंटरेस्ट रेट को थामना और रुपए को थामना तीनों अभी प्रायोरिटी नहीं है सरकार की? हाँ, इस समय वो प्रायोरिटी नहीं है। इस समय जिस तरह का एकदम अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसकी वजह से कि जो इंडियन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स हैं और तरह के एफआईआईज के थ्रू जो इन्वेस्टर्स आते हैं, उनके क्लाइंट्स जब उनसे पैसा वापस मांग रहे हैं तो उनको यहाँ बेच करके और पैसा निकालना है। इस वजह से चाहे रुपये पे प्रेशर होगा और अगर आरबीआई इंटरवीन करने की कोशिश करे तो लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा। तो वो सब पे फोकस ना करके उनको तो वो तो अपना पैसा लेके ही जाएंगे, और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि सरकार की यही कोशिश होगी। अभी ईसीबी के नॉर्म्स जैसे चेंज किए, उससे भी यही नजर आता है कि यही कोशिश होगी कि किस तरह से जहां से पैसा जो आने को तैयार है उसको हम आने दें। नॉन रेजिडेंट इंडियंस पे हम जैसे एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर नॉन रेजिडेंट इंडियंस नहीं कर सकते। अब एनआरआई जो है वो उतना ही इक्वल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड है जितना कि कोई फॉरेनर है, और एनआरआई भी पैसा लाना चाहेगा 48 रुपए के रेट पे ज्यादा। हाँ, अगर वो पैसा लाना चाहेगा उसको पैसा लाने देना चाहिए, और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट पे, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट पे तरह तरह की रेस्ट्रिक्शंस जो है, ये वक्त है जिसमें ईज हो सकती है। आरबीआई की तरफ से नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा सीआरआर के बाद, स्पेसिफिक तौर पर अगर आप एक्सप्लेन कर सकें? 2 स्टेप्स हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि वो रुपी मार्केट में इंटरवीन ना करे और रुपी को डेप्रिशिएट होने दे। अगर उसने वो कर दिया तो लिक्विडिटी क्रंच उस तरह से नहीं आएगा जैसे कि अभी आ रहा था, क्योंकि वो रुपीस को जो सकआउट कर रहे थे वो ना करें। सेकेंड ये हो सकता है कि अगर उनको लगता है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, जो भी मतलब पॉलिटिकल डिसीजन होती है ये तो, पर अगर उनको लगता है कि ऐसा नहीं कर सकते और वो इंटरवीन करते हैं कुछ हद तक, तो वो उस इंटरवेंशन को स्टेरिलाइज करेंगे। क्योंकि बड़ी क्लियरली ये सामने आया है कि जैसे पिछले हफ्ते में जब 10 बिलियन उन्होंने बेचे तो जबरदस्त लिक्विडिटी क्रंच हो गया। तो ये सामने आया है कि ऐसा नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इकोनॉमी को इतना लिक्विडिटी क्रंच हो जाए। तो अगर वो इंटरव्यू करेंगे तो लॉजिकल स्टेप है कि वो उसको या तो सीआरआर कट से स्टेरिलाइज करेंगे या फिर वो एमएसएस बॉन्ड्स को अनवाइंड करेंगे और ऑयल बॉन्ड्स को वो एसएलआर स्टेटस दे सकते हैं। तो बेसिकली वो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि
जो उनका फॉरेक्स इंटरवेंशन है वो स्टेरिलाइज हो। इस बार उल्टी डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वो खरीद नहीं रहे हैं जैसे पहले था, पर वो बेच रहे हैं और उसको वो स्टेरिलाइज करें। तो दोनों में से कुछ भी, या दोनों का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि कुछ हद तक इंटरवीन करते हैं और कुछ हद तक फिर स्टेरिलाइज करते हैं। जी इला जी आपका, संजय जी आपका, प्रदीप आपका, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लिक्विडिटी एक मेजर प्रॉब्लम है, सरकार भी इसको मान रही है और इसको बेहतर करने के लिए अगले कुछ दिनों में कई सारे फैसले आपको आते हुए दिख सकते हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में जो कमजोरी है, जो बीमारी है, उसका असर भारतीय बाजारों में भी दिख रहा है। ऐसे में अब निवेशक क्या कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे अगले शो सौदा आपका दिल्ली वीक में। आज का कारोबार